हेलो गाइस, आज अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन यानी अपना फूड का यूज करना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। न्यूट्रिएंट्स फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर फर्दर 5 कैटेगरीज हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स और वाटर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। जो एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो 3 रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर पहला फाइबर्स एंड रफेजेस। बेसिकली जो फाइबर्स और रफेजेस रहते हैं वो बॉल मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कॉन्स्टिपेशन को। बेसिकली इनका सोर्स रहता है रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, फैट्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। एक बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की? मेल को रिक्वायर्ड होती है 2600 कैलोरी पर डे, फीमेल को रिक्वायर्ड होती है 2200 कैलोरी पर डे। बॉडी प्रेफरेंस क्या रहती है एनर्जी सोर्सेज के लिए? सबसे पहले बॉडी प्रिफर करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर फैट्स को, फिर प्रोटीन्स को। अब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की और साइकोलॉजिकल वैल्यू की। जो कैलोरीफिक वैल्यू रहती है यानी ये बोलती है कि कितनी हीट जनरेट हुई कंप्लीट कंबशन से, 1 ग्राम कंप्लीट कंबशन से इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। यानी ये कितनी हीट जनरेट होती है, यानी हीट जनरेटेड इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। कार्बोहाइड्रेट की रहती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन्स की रहती है 5.63 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट की रहती है 9.4 किलो कैलोरी पर ग्राम। साइकोलॉजिकल वैल्यू क्या रहती है? जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज होती है कंप्लीट कंबशन से 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस से एक बॉडी के अंदर। तो इसके जो वैल्यू थोड़ी सी डिफर करती है, थोड़ी सी कम रहती है। प्रोटीन की रहती है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट की रहती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट्स की रहती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी फैट्स की सबसे ज्यादा रहती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसा कि अपन ने बोला ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं बट असेंशियल बहुत रहते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए। ये इस वजह से इनको प्रिवेंटिव प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये कुछ डिसीज से अपने को प्रिवेंट करते हैं। इनके अंदर 2 आते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कितना रिक्वायरमेंट है पर डे के हिसाब से, मैक्रो एलिमेंट एंड माइक्रो एलिमेंट। जो मैक्रो एलिमेंट रहते हैं वो 100 ग्राम पर डे से ज़्यादा रिक्वायर्ड रहते हैं। इसके अंदर आते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर। जो माइक्रो एलिमेंट रहते हैं वो 100 ग्राम पर डे से कम रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अंदर आते हैं क्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, आयोडीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड जिंक। इसके लिए बहुत शानदार ट्रिक बनाई है अपन ने कि नाना पाटेकर ने किसान केस के अंदर मजिस्ट्रेट को स्कोल्ड किया, यानी नाना पाटेकर स्कोल्डेड मजिस्ट्रेट इन किसान केस। तो N से सोडियम, P से फॉस्फोरस, S से सल्फर, M से मैग्नीशियम, K से पोटेशियम और C से कैल्शियम। मिनरल्स के अंदर अपन सबसे पहला है सोडियम बेसिकली नर्व इंपल्स कंडक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है और ये एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का भी करवाता है। प्रिंसिपल कैटायन रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। सेकंड पोटेशियम बेसिकली प्रिंसिपल कैटायन रहता है साइटोप्लाज्म का, ये नर्व इंपल्स कंडक्शन के अंदर भी हेल्पफुल होता है और मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को। थर्ड कैल्शियम बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन करवाता है और फॉर्म कर रहा है बोन और टीथ को, और इसका मेजर रोल होता है ब्लड कोगुलेशन के अंदर। फोर्थ फॉस्फोरस बेसिकली ये फॉर्म करता है ब्लड और टीथ को और ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है डीएनए और आरएनए का, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एटीपी का। एटीपी के नाम के अंदर ही आता है फॉस्फेट, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिफ्थ मैग्नीशियम बेसिकली को फैक्टर रहता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। ये 2 सब यूनिट्स राइबोसोम की ज्वाइन होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम पे। सल्फर एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है मिथियोनिन और सिस्टीन अमीनो एसिड का, और ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है इंसुलिन हार्मोन का भी। आयरन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी हीमोग्लोबिन का, और कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है रेस्पिरेटरी एंजाइम साइटोक्रोम का। आयोडीन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है थायराइड हार्मोन का। जिंक बेसिकली को फैक्टर रहता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए, उसका एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। क्लोरीन बेसिकली प्रिंसिपल एनायन रहता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और फॉर्म करता है HCl और एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन करता है। कोबाल्ट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएट होता है विटामिन B12 का, इसकी डिफिशियंसी कॉज करती है पमियश अनेमिया।
सेलेनियम बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होता है और इंपॉर्टेंट होता है मेल फर्टिलिटी के लिए। मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम बेसिकली कोफैक्टर होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स के लिए। फ्लोरीन बेसिकली मेंटेन करता है इनेमल ऑफ द टीथ और एक्सेस हो जाता है तो फ्लोरोसिस कॉज कर देता है, यानी मोल्डिंग ऑफ द टीथ को कॉज करता है। डिसीज में बात कर लेते हैं अपन माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन यानी किसी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होना, वो भी स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसके अंदर दो डिसीज अपन पढ़ेंगे, एक है मैरस्मस, एक क्वाशियरकर। जो मैरस्मस रहती है वो बेसिकली डिफिशियंसी से कॉज होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। ये बेसिकली अफेक्ट करती है 1 साल से छोटे बच्चों को। इसके अंदर बच्चे की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, थिन बॉडी रहती है विथ थिन लिम्स हो जाते हैं और कोई भी सबक्यूटेनियस फैट भी नहीं रहता है और प्रोमिनेंट रिब्स विजिबल होते हैं और लो IQ रहता है बच्चे का। और क्वाशियरकर में क्या रहता है, ये डिफिशियंसी होती है केवल और केवल प्रोटीन से, प्रोटीन के कारण होती है ये, और ये अफेक्ट करती है 1 से 5 साल के बच्चे को। इसके अंदर क्या रहती है, स्वेलिंग हो जाती है फेस के अंदर, लिम्स के अंदर, और इनकी ग्रोथ भी स्टंट रहती है, थिन बॉडी रहती है, रेडिश हेयर रहते हैं और मेंटली डल रहता है बच्चा और लो डेवलपमेंट रहता है। विटामिन्स के अंदर सबसे अपन ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी है। इसकी जो टर्म दी थी वो फंक ने दी थी। फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड विटामिन है विटामिन B1 यानी थियामिन, जो इजिकमैन ने एक्सट्रैक्ट आउट किया था। ये भी प्रिवेंटिव प्रिंसिपल ऑफ द बॉडी है। बहुत सारे विटामिन है वो एक्ट करते हैं एज अ कोएंजाइम। ये फर्दर 2 में डिवाइड होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है उसके अंदर आते हैं एडेक, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उसके अंदर आते हैं विटामिन B एंड C। लीवर के अंदर बेसिकली स्टोर होते हैं विटामिन A, D, E, K एंड विटामिन B12, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन सारे और वाटर सॉल्युबल का केवल विटामिन B12। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो करते हैं वो डिले करते हैं अपनी एजिंग को। इसके अंदर 3 एग्जांपल आते हैं, विटामिन A, C एंड E, यानी एस जो सीमेंट का भी नाम है, तो इस वजह से आपको एस याद हो जाएगा। ठीक है, अब कौन सी डिफिशियंसी यानी किस कारण कौन सी डिसीज, मतलब कुछ विटामिन की जो ग्रोथ रहती है वो कम हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। यानी रॉ फिश अगर खाएंगे अपन तो उनके अंदर थियामिन एंजाइम रहता है जो सप्रेस करता है विटामिन B1 को। अगर रॉ एग अपन खाते हैं तो उसके अंदर एविडिन प्रोटीन रहता है जो सप्रेस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B7 को। और डाइकॉमरे यानी ये स्प्लॉइट हे में प्रेजेंट रहता है ऑफ स्वीट क्लोवर। फैट सॉल्युबल विटामिन के अंदर अपन 4 आते हैं, A, D, E एंड K। जो विटामिन A होता है उसको रेटिनोल भी बोलते हैं अपन, जो बेसिकली कैरेट, स्पेनिच, फिश, लीवर ऑयल, एग, मीट, मिल्क एंड फ्रूट से मिला जाता है। बेसिकली जो इनका फंक्शन रहता है ये बेसिकली फॉर्म करता है रोडोप्सिन पिगमेंट को, यानी रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना को, और मेंटेनेंस करता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसके कारण बहुत सारी, इसकी डिफिशियंसी के कारण बहुत सारी डिसीज कॉज होती हैं। एक निक्टोलोपिया होती है जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, सीरोफिथेल्मिया होती है जो कि ड्राई आइज होती हैं, और एक होती है कॉर्निया के अंदर डिसीज। विटामिन डी को अपन बोलते हैं कैल्सीफेरोल। ये बेसिकली ऑब्टेन होता है मिल्क पाउडर, मीट, और सिंथेसिस होता है बॉडी के अंदर फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल बाय द स्किन सेल्स ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के अंदर स्किन सेल्स के द्वारा ये विटामिन डी बनाया जाता है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से। ये बेसिकली कोबाल्ट और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन के अंदर। इसकी डिफिशियंसी के कारण कॉज होती है रिकेट्स चिल्ड्रन के अंदर, और बड़े लोगों के अंदर होती है ऑस्टियोमलेशिया यानी सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन के अंदर। विटामिन ई बेसिकली टोकोफिनॉल बोलते हैं विटामिन ई को। बेसिकली ये मिलता है वेजिटेबल से और ग्रीन लीफ और व्हीट ग्राम से मिलता है। ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और मेंटेन करता है आरबीसी के स्ट्रक्चर को, और ये मेंटेनेंस भी करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और गैमेट्स को। इसकी डिफिशियंसी के कारण होती है हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी यानी एनीमिया होती है, और स्टेरिलिटी आती है। विटामिन के को फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। बेसिकली जो इसका सोर्स रहता है वो ग्रीन लीफ, वेजिटेबल्स और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऑफ गट भी रहता है। और जो बेसिकली इसका जो फंक्शन रहता है बेसिकली सिंथेसिस में हेल्प करता है किसके, प्रोथ्रोम्बिन के। प्रोथ्रोम्बिन बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है। इसके डिफिशियंसी के कारण स्लो और डिलेड क्लॉटिंग हो जाती है और एक हेमोरी डिसीज भी कॉज होती है। बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन को याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक अपन ने बनाई है, जो कि रंजीत के कॉलेज की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। तो रंजीत कॉलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आर फैंटास्टिक। आर से रेटिनॉल, सी से कैल्सीफेरोल, टी से टोकोफिनॉल,
आर से फाइलोक्विनोन और एफ से फैट सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। जो विटामिन बी है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स से रहता है, यानी उसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12 आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर जो विटामिन सी है उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। बेसिकली जो इसका सोर्स रहता है, जो इसका रिचेस्ट सोर्स है वो इंडियन ग्रूसबेरीज है, यानी कि आंवला। बेसिकली इसके और भी सोर्स होते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट, गुआवा, टोमेटो, ग्रीन चिली वगैरह। और जो इसका बेसिकली फंक्शन रहता है वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है, और जो ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के अंदर किसके, फेरिक के। और बेसिकली ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है। इसकी डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है वो होती है कि अपने जो बाउंड रहता है वो डिलेड हो जाते हैं हीलिंग के लिए, और एक कॉज करती है एनीमिया, और तीसरी डिसीज कॉज करती है स्कर्वी। स्कर्वी बेसिकली एक ब्लीडिंग गम डिसीज है। विटामिन B1, विटामिन B1 को थियामिन भी बोलते हैं। जो इसके सोर्सेज रहते हैं वो मीट, एग और मिल्क वगैरह सोर्सेज रहते हैं। और ठीक है, जो इसका जो फंक्शंस रहता है, बेसिकली फंक्शन में क्या रहता है, ये मेंटेन करता है नर्व और मसल्स के स्ट्रक्चर को, और जो अल्कोहल रहता है वो डिक्रीज करता है विटामिन B1 के मेटाबॉलिज्म को। इसकी डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है वो है बेरी-बेरी, वर्निकेस और कोरेकॉप्स सिंड्रोम। विटामिन B2, विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन भी बोलते हैं। बेसिकली ये एक्ट करता है ऐसा FAD एंड FMN कोएंजाइम की तरह, और बेसिकली यही मेंटेन करता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसके कारण जो डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है उसको क्लियोसिस बोलते हैं और ग्लोसिसिस बोलते हैं। विटामिन B3, विटामिन B3 का नाम है नियासिन। नियासिन बेसिकली ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम ऑफ फॉर NAD एंड NADP। बेसिकली जो इसके डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है वो पेलेग्रा होती है। पेलेग्रा बेसिकली 4D डिसीज होती है, यानी कि डर्मेटिस और डायरिया, डरमेंशिया और डेथ, फाइनली आदमी की डेथ हो जाती है। विटामिन B5 का नाम है पैंथेथियोइक एसिड। बेसिकली एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, और जो बेसिकली फंक्शन करता है, हेल्प करता है एड्रिनल ग्लैंड की फंक्शनिंग के अंदर। बेसिकली जो इसके डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है वो है बर्निंग फीट सिंड्रोम। विटामिन B6, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। बेसिकली ये इसका जो फंक्शन रहता है वो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में रहता है, और इसकी डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। विटामिन B7, विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। बेसिकली ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्पफुल होता है, और इसके डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है वो डरमेंशिया होती है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। बेसिकली ये इज अ ग्रोथ फैक्टर, काम करता है ये, और ये क्या करता है, बेसिकली हीमोपोइसिस के अंदर भी हेल्पफुल होता है, और फॉर्मेशन करता है स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर रहते हैं। इसकी डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है वो होती है कि अल्सर हो जाते हैं अपने माउथ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, और ये बेसिकली एक अनीमिया डिसीज भी कॉज करता है। विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम है साइनेकोवेलमिया। बेसिकली ये मिल्क, लीवर और एग से प्राप्त होता है, और इसका जो फंक्शंस रहते हैं ये बेसिकली मैच्योरेशन के अंदर हेल्प करता है, वो भी RBC के। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू। इसके डिफिशियंसी के कारण जो डिसीज कॉज होती है वो है पर्निशियस एनीमिया। अभी साइंटिस्टों ने रिसेंटली एक और नया विटामिन B का डिस्कवरी करी है, जो कि है विटामिन B17। उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रहती हैं। बेसिकली ये इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे व्हीट ग्राम हो गया, बल्क व्हीट हो गया, ठीक है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन को याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक अपन ने बनाई है, जैसे थर्सडे रात नूडल्स, पास्ता, पिज्जा, बर्गर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थे, ठीक है। यानी थर्सडे की रात तो बहुत ही मजा आ गया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था विथ फाइन, ठीक है। तो T से थियामिन, R से राइबोफ्लोविन, N से नियासिन, P से पैंथेथियोइक एसिड, P से पायरिडॉक्सिन, B से बायोटिन, और F से फॉलिक एसिड, और C से साइनोवॉल्बिया, और A से एस्कॉर्बिक एसिड, और W से वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स की बहुत चर्चा हो गई। अब अपन चैप्टर चालू करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मेन टॉपिक। तो इसकी प्रोसेसेस होती है, 5 प्रोसेस होती है। एक इंजेशन होती है, डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है और इजेशन होती है। जो इंजेशन रहती है वो बेसिकली इंटेक ऑफ फूड रहता है, यानी अपना खाना को लेना मुंह के अंदर। और डाइजेशन रहती है वो बेसिकली ब्रेक डाउन रहता है कॉम्प्लेक्स फूड का इनटू सिंपलर फूड। और जो एब्जॉर्प्शन रहता है बेसिकली ये इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो भी अपने को न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। एसिमिलेशन यानी
अपने फूड का यूज करना फॉर अ बायोलॉजिकल मेथड। और इजेशन बेसिकली होता है थ्रोइंग आउट ऑफ अवर अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले अपना कैनाल चालू होती है माउथ से, फिर बक्कल कैविटी के अंदर 3 कैटेगरीज होती है, टंग होती है, टीथ होती है, पैलेट होती है। फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस का स्टोमक के बाद डियोडिनम के बाद जेजुनम के बाद इलियम के बाद सीकम के बाद कोलन के बाद रेक्टम के बाद एनल कैनाल और लास्ट में फाइनली आता है एनस। ठीक है, और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहती हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। ओरिजिन कहाँ से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का? बेसिकली जो हार्ड पैलेट रहता है वो एक्टोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर, और सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक एंडोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर। अब अपन बात करते हैं बक्कल कैविटी की। बक्कल कैविटी बेसिकली लाइंड होती है नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से। ये बेसिकली स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक वेस्टिब्यूल होता है और एक मेन बक्कल कैविटी होती है। जो वेस्टिब्यूल पार्ट रहता है वो अपने लिप्स और टीथ के बीच वाला पार्ट रहता है, यानी जो अपनी टंग है, टंग को टीथ के ऊपर रखो और जो टंग पूरी घुमाओ, जो पार्ट रहता है वो वेस्टिब्यूल पार्ट रहता है। इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पैलेट को। जो पैलेट रहता है बेसिकली रूफ बनाता है बक्कल कैविटी का, और जो ये सेपरेट करता है बक्कल कैविटी को नेजल कैविटी से। इसके अंदर फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक हार्ड पैलेट होता है, दूसरा सॉफ्ट पैलेट होता है। जो हार्ड पैलेट होता है वो पैलेटाइन और मैक्सिलरी मसल्स का बोन का बना रहता है, और जो सॉफ्ट पैलेट रहता है वो मसल कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम का बना रहता है। जो बेसिकली हार्ड पैलेट है वो उसके अंदर एक ट्रांसवर्स रीजेस प्रेजेंट होते हैं, यानी उभरा प्रेजेंट रहता है कुछ, उसको अपन पैलेटाइन रुके बोलते हैं। और जो सॉफ्ट कैविटी रहती है, सॉफ्ट पैलेट रहता है, सॉफ्ट पैलेट के अंदर कुछ एक्सटेंशन होता है लास्ट में फिंगर लाइक, उसको अपन इव्यूला बोलते हैं। बेसिकली जो अपन डीग्लूटेशन के बाद यानी खाना निगलने के वक्त ये नेजल चैम्बर को बंद कर देता है। यूविला टंग बेसिकली ऑक्यूपाई करती है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी को। बेसिकली जो इसका जो एंटीरियर पार्ट रहता है वो फ्री रहता है, और पोस्टीरियर पार्ट रहता है वो अटैच रहता है हायोइड बोन के साथ। ये बनी रहती है स्केलेटन मसल्स की, जो ये अटैच रहती है फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी थ्रू अ रेडिश कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फ्रेन्यूलम लिंक्यूर, यानी फ्रेन्यूलम लिंक्यूर से ये अटैच आउट रहती है फ्लोर से। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बाय सल्कस टर्मिनालिस। इसके अंदर पेपिले रहते हैं, पेपिले यानी प्रोजेक्शन रहते हैं डोर्सल सरफेस के ऊपर टंग के। ये 3 टाइप के पेपिले प्रेजेंट रहते हैं, एक सर्कमवैलेट पेपिले रहता है, एक फिलीफॉर्म पेपिले रहता है और एक फंजीफॉर्म पेपिले रहता है। जो सर्कमवैलेट पेपिले रहता है वो बहुत लार्जेस्ट रहते हैं और मिनिमम नंबर के अंदर रहते हैं, और सल्कस टर्मिनालिस के पास रहते हैं। बेसिकली ये इनके अंदर टेस्ट बर्ड भी कंटेन रहती है। जो फिलीफॉर्म पेपिले रहते हैं बेसिकली ये स्मॉल रहते हैं, मैक्सिमम नंबर के अंदर रहते हैं, कॉनिकल शेप रहता है और स्कैटर्ड रहते हैं ऑल ओवर, जैसे ये स्कैटर्ड है पूरी टंग के ऊपर, और इनके अंदर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट याद करने के लिए। जो फंजीफॉर्म पेपिले रहते हैं बेसिकली इनके अंदर जो टेस्ट बर्ड भी प्रेजेंट रहती है, और बेसिकली ये साइड ऑफ द टंग के साइड प्रेजेंट रहते हैं। अब बात कर लें पोजीशन ऑफ द टेस्ट परसेप्शन, यानी कहाँ कौन से टेस्ट अपने को मिलेंगे। तो अपन टंग के टिप पे रखेंगे तो शुगर टेस्ट मिलेगा, टंग के साइड में रखेंगे तो सॉल्टी टेस्ट मिलेगा, और करेले का खट्टा स्वाद लेना है तो टंग के एकदम बीचों बीच रखो तो बिटर टेस्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसके फंक्शंस की बात कर लें टंग के कुछ, तो ये सबसे पहले ये होते हैं गैस्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं, यानी ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट होते हैं। ये हेल्प करते हैं मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड, और बेसिकली हेल्प करते हैं डीग्लूटेशन के अंदर, और स्पीच बोलने के अंदर भी हेल्प करते हैं। जैसे ट बोलना तो अपनी टंग ही के कारण अपन ट बोल पाते हैं शब्द। टीथ बेसिकली एक्टोमीजोडर्मल होता है ओरिजिन के अंदर, और प्रेजेंट रहता है अपर और लोअर जॉ के अंदर। बेसिकली ये टीथ का एक स्ट्रक्चर है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो क्राउन है, फिर थोड़ा सा पार्ट नेक आता है, और नीचे जो एम्बेडेड रहता है सॉकेट के अंदर उसको अपन रूट बोलते हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर एक लेयर रहती है वो इनेमल रहती है, उसके अंदर पल्प कैविटी रहती है। जो पल्प कैविटी रहती है वो सीक्रेट करती है डेंटाइन को। ठीक है, अब थोड़ा इसका डिटेल ओवरव्यू अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, तो पढ़ते हैं उसको। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे मैंने बताया क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, और इंटरनली इसके अंदर इनेमल प्रेजेंट रहता है। इनेमल बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस रहता है, नॉन लिविंग बट, ठीक है, जो कवर करता है सारे क्राउन को, और ये कैल्शियम पैक्टेट और फ्लोराइड का बना रहता है। ये एक्टोडर्मल रहता है ओरिजिन के अंदर, और ये सीक्रेट होता है अमीलोब्लास्ट सेल्स के थ्रू। जो पल्प कैविटी रहती है वो बेसिकली लिविंग रहती है, इनके अंदर बहुत सारी ब्लड सप्लाईज और नर्व सप्लाईज रहती हैं, और इनके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल भी प्रेजेंट रहते हैं। डेंटाइन बेसिकली नॉन लिविंग रहता है, और एक ये मीजोडर्मल ओरिजिन के अंदर रहता है। ये बेसिकली मेन बल्क ऑफ द टीथ को बनाता है,
और ये सिक्रीट होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से, जो कि प्रेजेंट रहते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ द टूथ के अंदर। डेंटाइन, टीथ के थोड़े टाइप्स ऑफ डेंटिशन की बात कर लें तो सबसे पहले अपन इसके नंबर ऑफ सेट्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, कितने तरीके के दांत, कितनी बार अपने दांत लाइफ टाइम में निकलते हैं। तो मोनोफाइडेंट यानी एक बार निकलते हैं, डाइफाइडेंट यानी 2 बार निकलते हैं, और पॉलीफाइडेंट यानी कभी भी टूट जाए कभी भी दांत निकल जाते हैं। ठीक है, तो मोनोफाइडेंट का एग्जाम्पल है अपना ह्यूमन का प्री मोलर टीथ और लास्ट मोलर टीथ। ठीक है, और जो डाइफाइडेंट का एग्जाम्पल है वो ह्यूमन के सारे टीथ हैं, ये ह्यूमन प्री मोलर और लास्ट मोलर को छोड़ के। और पॉली डाइफाइडेंट का एग्जाम्पल है फिशेस और एम्फीबियंस के टीथ को। शेप ऑफ टीथ 2 टाइप के शेप होते हैं, एक होमोडेंट होता है और एक हेट्रोडोंट होता है। जो होमोडेंट होता है वो एक ही तरीके के टीथ रहते हैं, और हेट्रोडोंट के अंदर बहुत तरीके के टीथ रहते हैं, जैसे अपने ह्यूमन के अंदर रहते हैं प्रेजेंट, जैसे इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। जो इंसीजर्स रहते हैं बेसिकली ये निमिंग और कटिंग के काम आते हैं। एलिफेंट के अंदर जो टस्क रहती है बेसिकली ये इंसीजर्स का ही मॉडिफिकेशन रहता है। कैनाइन बेसिकली टीयरिंग और शेयरिंग के लिए काम आते हैं टीथ, बेसिकली लॉन्गर रहते हैं और शार्पर रहते हैं, किसके अंदर, कार्निवोर्स के अंदर। और ये एब्सेंट रहते हैं रैबिट्स के अंदर, क्योंकि रैबिट्स तो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है कैनाइन की। ठीक है, और अपने ह्यूमंस के अंदर भी बहुत रिड्यूस रहते हैं, इतने एडवांस नहीं रहते जितने कार्निवोर्स में रहते हैं। और प्री मोलर एंड मोलर बेसिकली ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, बेसिकली ये इनको अपन और भी बोलते हैं चीक टीथ के नाम से। ठीक है, इसका डेंटल फॉर्मूला रहता है अपने ह्यूमन टीथ का एडल्ट्स के अंदर 2 1 2 3, अपर जॉस के हाफ वाले पार्ट में 2 1 2 3, यानी 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर्स। और चिल्ड्रन के अंदर 2 1 0 2 रहता है, और 17 साल के बच्चे में 2 1 2 2 रहता है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, और फिर लास्ट में अपन इसको डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी थीकोडेंट रहते हैं या एक्रोडेंट रहते हैं या प्लूरोडेंट रहते हैं। जो थीकोडेंट रहते हैं बेसिकली एम्बेडेड रहते हैं जॉ सॉकेट के अंदर, जैसे अपने ह्यूमन टीथ और क्रोकोडाइल के टीथ के अंदर रहता है। जो एक्रोडेंट रहते हैं बेसिकली अटैच रहते हैं टर्मिनल सर्फेस ऑफ द जॉ के अंदर, जैसे फिशेस और एम्फीबियंस के अंदर रहता है। और प्लूरोडोंट रहते हैं बेसिकली जो टीथ रहते हैं वो अटैच रहते हैं लेटरल साइड ऑफ द जॉ से, यानी रेप्टाइल्स के अंदर। अपन एक नोट और याद कर लेना हमेशा के लिए कि जो इनेमल रहता है वो हार्डेस्ट सबसेस रहता है बॉडी का। अब अपन ने टीथ तो बहुत सारा पढ़ लिया बट थोड़ा घिचपिच हो गया है। ठीक है, तो अपन ह्यूमन टीथ के बारे में एक ट्रिक बनाई है कि ह्यूमन टीथ कैसे कैसे रहते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, डू अटेम्प्ट ईजी, डोंट ट्राई हार्ड एंड टफ। सबसे पहले अपना एग्जाम के पेपर का बहुत ईजी पार्ट अटेम्प्ट करो, कभी भी ट्राई मत करना हार्ड और टफ को। तो इसी के बेसिस पे ट्रिक बनाई है, डू अटेम्प्ट इजी, डोंट ट्राई हार्ड एंड टफ। तो डी से डेंटाइन, ओ से ओडोंटोब्लास्ट, यानी डेंटाइन का सिक्रीशन करते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। ए से अटेम्प्ट अमीलोब्लास्ट, और अमीलोब्लास्ट के अंदर सिक्रीट होते हैं किससे, इनेमल को। डी से डाइफायोडेंट, एच से हेट्रोडोंट एंड टी से थीकोडेंट। फेरिंग्स बेसिकली एक कॉमन पाथवे प्रेजेंट रहता है एयर और फूड के लिए। ये 3 पार्ट्स का, इनके अंदर 3 पार्ट्स रहते हैं, एक नेजोफेरिंग्स रहता है, एक ओरोफेरिंग्स रहता है, एक लेरिंगोफेरिंग्स रहता है। जो नोजोफेरिंग्स रहता है वो बेसिकली इंटरनल लेयर्स रहते हैं जो इसके अंदर ओपन होते हैं। ये यूस्टेशियन ट्यूब भी इसी के अंदर ओपन रहता है। बेसिकली ये मेडअप ऑफ होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम का। जो ओरोफेरिंग्स रहते हैं वो बेसिकली इनके अंदर ओरल कैविटी ओपन होती है। बेसिकली ये दोनों जो लेरिंगोफेरिंग्स है और ओरोफेरिंग्स है बेसिकली नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के बने रहते हैं। जो लेरिंगोफेरिंग्स है इसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, एक गलेट होता है, एक ग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस बेसिकली ट्रैकियल ओपनिंग होती है और गलेट बेसिकली एक इसोफेगस ओपनिंग होती है। अपन थोड़ी वॉल्डियर्स रिंग की बात कर लें, यानी वॉल्डियर्स रिंग यानी ये लिम्फॉइड ऑर्गन का एक एग्रीगेट पार्ट होता है, यानी ये अपन क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं ना, टॉन्सिल्स, उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो 4 टॉन्सिल्स रहते हैं अपने कैविटी के अंदर। ठीक है, तो लिंगुअल टॉन्सिल्स, पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स, और इनको एडिनॉइड्स भी बोलते हैं। जो लिंगुअल टॉन्सिल्स रहते हैं वो बेसिकली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। जो पैलेटाइन टॉन्सिल्स रहते हैं वो अराउंड इव्यूला प्रेजेंट रहते हैं। जो ट्यूबल टॉन्सिल्स रहते हैं वो अराउंड यूस्टेशियन ट्यूब प्रेजेंट रहते हैं। और जो एडिनॉइड्स रहते हैं या नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स रहते हैं वो बेसिकली अराउंड रहते हैं इंटरनल लेयर ओपनिंग के। बेसिकली अगर बच्चों के अंदर कुछ इन्फेक्शन कॉज होता है तो इनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्रीथिंग की, यानी इनको सांस लेने में बच्चों को बहुत तकलीफ आती है। अब इसके लिए भी अपने ट्रिक याद करने के लिए बनाई है। जो प्रियंका चोपड़ा है वो लवली प्रियंका चोपड़ा इज ट्रेंड इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर प्रियंका चोपड़ा ट्रेंड हुई है। लवली प्रियंका इज ट्रेंड इन अमेरिका। एल से लिंगुअल टॉन्सिल्स, पी से पैलेटाइन टॉन्सिल्स, टी से ट्यूबल टॉन्सिल, ए से एडिनॉइड। सलाइवरी ग्लैंड्स बेसिकली जो रहती है ये अपना सिक्रीशन पोर करती है बक्कल कैविटी के अंदर। ये 3 टाइप की ग्लैंड्स रहती है, पैरोटिड ग्लैंड,
सब मैंडिबल, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड रहती है बेसिकली वो प्रेजेंट रहती है ईयर लोब के पास, और जो सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड रहती है वो बेसिकली एट द एंकल ऑफ द जॉस के इधर अराउंड प्रेजेंट रहती है, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड रहती है वो बेसिकली टंग के नीचे प्रेजेंट रहती है। अब अपन इनके सिक्रीशन की बात कर लें तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो 25% सिक्रीट करता है सलाइवा का, और जो सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है वो 70% सिक्रीशन करती है सलाइवा का, और सबलिंगुअल ग्लैंड 5% अपना कंट्रीब्यूशन देती है। जो पैरोटिड ग्लैंड रहती है वो लार्जेस्ट रहती है, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड रहती है वो स्मॉलेस्ट रहती है, और ये मीडियम साइज रहती है। इनकी डक्ट्स के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पैरोटिड ग्लैंड रहती है उसके डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट, और जो सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी वो ग्लैंड रहती है उसके डक्ट का नाम है वॉटन्स डक्ट, और जो सबलिंगुअल ग्लैंड है उसके डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रिनिवस। बेसिकली जो वॉटन्स डक्ट रहती है वो बहुत लार्जेस्ट डक्ट रहती है, जो ये अपना सिक्रीशन पोर करती है वो लोअर इंसिजर्स के इधर पोर करती है। जो स्टेनसस डक्ट रहती है बेसिकली ये मीडियम साइज रहती है, और जो ये अपना ओपन होती है ये सेकेंड मोलर अपर पे। और बेसिकली जो पैरोटिड ग्लैंड है बेसिकली यही एंजाइम का सिक्रीशन भी करती है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है बेसिकली ये तो डायरेक्ट पोर करती है अपना सिक्रीशन, ये स्मॉलेस्ट डक्ट रहती है। ये थोड़ा डक्ट्स के डायग्राम है, जैसे कि ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये सब मैंडिबल और सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, और ये सबलिंगुअल ग्लैंड है। सलाइवा बेसिकली स्लाइटली एसिडिक रहता है नेचर के अंदर। ये कितना क्वांटिटी अपनी बॉडी प्रोड्यूस करती है 1 से 1.5 लीटर पर डे प्रोड्यूस करती है। इसका कंपोजिशन की बात कर ले तो 99.5% तो वाटर होता है, 5% अदर सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक आयंस जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, थायोसाइनाइड्स। जो क्लोरीन रहता है बेसिकली ये एक्टिवेट करता है अल्फा अमाइलेज एंजाइम को, और जो थायोसाइनाइड रहता है बेसिकली किल करता है जर्म्स को। और भी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि ये म्यूकिन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट रहता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट रहता है, जो बेसिकली ब्रेक डाउन करता है स्टार्च का इनटू माल्टोज। यानी जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए ट्रिक अपन ने बनाई है, प्लीज सी माई वाइफ, शी इज लवली एंड रिस्पेक्टेबल। तो पी से पैरोटिड ग्लैंड, एस से स्टेनसन्स डक्ट, एस से सब मैंडिबल ग्लैंड, और डब्ल्यू से वॉटन्स डक्ट, और एस से सबलिंगुअल ग्लैंड, और आर से डक्ट ऑफ रिनिवस। अपन बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात। इसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटसाइड होती है सिरोसा, फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोसा एंड लास्ट में म्यूकोसा होती है। तो सिरोसा बेसिकली कंपोज होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की और लिटिल एरुलर कनेक्टिव टिश्यू की। बेसिकली किसी के ईसोफेगस, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम के अंदर केवल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इस वजह से इनको ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलते हैं। जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना रहती है इसके अंदर जो आउटर लेयर रहती है वो लॉन्गिट्यूडनल रहती है, और जो इनर लेयर रहती है वो सर्कुलर रहती है। स्टोमक के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि रहती है ऑब्लिक लेयर, जो कि बेसिकली थिकन करती है और मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस स्टोमक के अंदर कॉज करती है। और लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर जो मसल्स हैं इनके बीच में एक प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है जिसको अपन ऑरन बैक और या मिजेंटेरिक नर्व प्लेक्सस भी बोलते हैं। सब म्यूकोसा बेसिकली मेडअप ऑफ होता है लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू का। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व लिम्फ भी प्रेजेंट आउट रहती है। जो सब म्यूकोसा रहती है ड्यूडिनम की, उसके अंदर ब्यूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, एक मॉडिफिकेशन रहता है। और जो सर्कुलर और सब म्यूकोसा के बीच में एक और प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है उसको अपन मिजेनस प्लेक्सस बोलते हैं। म्यूकोसा के अंदर फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, मस्कुलरिस इंटरना, लैमिना प्रोपिनिया और एपिथेलियम ऑफ द म्यूकोसा। जो मस्कुलरिस इंटरना होती है उसके अंदर भी आउटर लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर सर्कुलर होती है। जो लैमिना प्रोपिनिया रहती है बेसिकली वो मेडअप ऑफ होती है लूज एरुलर कनेक्टिव टिश्यू की। इलियम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि पियर्स पैचेस प्रेजेंट रहते हैं। पियर्स पैचेस बेसिकली एग्रीगेट होते हैं लिम्फॉइड टिश्यूज के। एपिथेलियल ऑफ द म्यूकोसा होती है जो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का बना रहता है, एक्सेप्ट ईसोफेगस और एनल के कैनल के अंदर ये नॉन कैरेक्टराइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना रहता है। म्यूकोसा के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है। म्यूकोसा के अंदर बहुत सारे फोल्ड्स भी होते हैं, 3 तरीके के फोल्ड्स पड़ेगा अपन, रुगे, एक कुशर किंग्स फोल्ड और एक विलाय। जो रुगे होता है वो टेम्परेरी डिस्टेंसिबल लॉन्गिट्यूडनल
म्यूकोसल फोल्ड्स रहता है स्टमक के अंदर, और जो कैरिंग्स होते हैं वो बेसिकली परमानेंट सर्कुलर इंटेस्टाइन के अंदर जो फोल्ड रहता है वो रहता है, बेसिकली इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन एरिया को। जो विलाई रहते हैं वो फिंगर लाइक का म्यूकोइडल फोल्ड रहते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली ये हेल्पफुल होते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर। ये जेजुनम और इलियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये बेसिकली एक वॉल स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल का, जिससे अपन देख पा रहे हैं कि जो अंदर वाली लेयर है वो म्यूकोसा है। म्यूकोसा के ठीक है, म्यूकोसा के बाद फिर अपनी सब म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा के बाद अपनी मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद अपनी लास्ट में सबसे ऊपर लेयर आती है सिरोसा। ईसोफेगस, ईसोफेगस एक फूड पाइप रहता है, ये थिन रहता है और मस्क्यूलर लॉन्ग ट्यूब रहता है 12 से 23 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम बेस ऑफ द फेरिंग्स इनटू द स्टमक, और जो ये पियर्स करता है डायफ्राम को भी, ठीक है। इसके अंदर 2 ओपनिंग होती है, गलेट होती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल ओपनिंग होती है। जो गैस्ट्रोएसोफेजियल ओपनिंग है वो गार्डेड होती है कार्डियक स्फिंक्टर से, जो कि एक सर्कुलर मसल का बना रहता है, जो कि प्रिवेंट करता है अपनी जो बैक फ्लो रहता है फूड का, उससे प्रिवेंट आउट करता है। इसकी हिस्टोलॉजी की बात कर लें तो इसके अंदर जो रहती है सिरोसा के अंदर वो बेसिकली केवल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इस वजह से इसको टीनियोका एडवेंटिशिया बोलते हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर जो अपर फर्स्ट थर्ड पार्ट रहता है वो स्केलेटन रहता है, मिडल फर्स्ट 1/3 पार्ट रहता है वो दोनों मसल्स का बना रहता है, स्मूथ और स्केलेटन मसल्स का, और लोअर 1/3 पार्ट रहता है वो केवल स्मूथ मसल का बना रहता है। फिर सब म्यूकोसा के अंदर जो इनका म्यूकोइड एपिथेलियम रहता है वो नॉन कैरोटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना रहता है। इनके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहती इसके अंदर, इसके कारण इनके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। इनके अंदर डिग्लूटेशन और स्वैलोइंग रिफ्लेक्स होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या रहता है, अपना जो च्यूइड फूड रहता है उसको अपन बोलस बोलते हैं, जो सलाइवा के साथ मिक्सअप के उसको बोलस बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके अंदर निगलने के लिए दो फेज होते हैं, एक वॉलेंट्री फेज होता है, एक इनवॉलेंट्री फेज होता है। जो वॉलेंट्री फेज रहता है वो अपने कंट्रोल के अंदर रहता है, और जो इनवॉलेंट्री फेज रहता है वो कंट्रोल होता है पॉन्स वायरोली के थ्रू। जो वॉलेंट्री फेज रहता है वो अप टू सॉफ्ट पैलेट रहता है, जैसे ही सॉफ्ट पैलेट के इब्यूला को टच करता है, जो अपना इब्यूला है वो नेजल चैम्बर को बंद कर देता है और डिग्लूटेशन हैपन हो जाता है। स्टोमक की बात करें तो ये जे शेप्ड एक मस्क्यूलर डिस्टेंसिबल एक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि थोड़ा सा लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहता है। स्टमक के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं, फंडस होता है, कार्डियक होता है, बॉडी होती है और पाइलोरिक होता है। जो कार्डियक रहता है बेसिकली इसी के अंदर ईसोफेगस ओपन होता है, और जो पाइलोरिक पार्ट है यहीं से ड्यूडिनम ओपन होता है। इसके अंदर स्टमक के अंदर 2 स्पिंक्टर होते हैं, कार्डियक स्पिंक्टर होता है और एक पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है। बेसिकली इसका फंक्शन क्या रहता है, ये बेसिकली स्टोर करता है फूड को 4 से 5 घंटे के लिए और डाइजेशन करता है फूड का जो कायम रहता है, यानी कि इसके अंदर जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट रहता है जो कि एसिडिक रहता है, इस वजह से इसको अपन कायम बोलते हैं। और थोड़ी हिस्टोलॉजी की बात कर लें स्टमक की वॉल की, तो इसके अंदर सिरोसा प्रेजेंट रहती है। मस्कुलर एक्सटर्ना के अंदर एक एक्स्ट्रा मसल प्रेजेंट रहती है जो कि ऑब्लिक मसल है, जो कि मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस करती है, यानी स्टमक की जो वॉल रहती है वो बहुत थिकेस्ट हो जाती है। सब म्यूकोसा प्रेजेंट रहते हैं और म्यूकोसा के अंदर रूगे और गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें अपन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर इनके अंदर जो टाइप्स रहते हैं सिक्रेटरी सेल के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो इनके अंदर म्यूकस या नेक या गॉबलेट सेल्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस को और बाइकार्बोनेट आयन को, जो कि प्रोटेक्ट करता है बाइकार्बोनेट आयन जो अपना HCl पेट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसके कारण जो वॉल डैमेज ना हो जाए, इस कारण बायोकार्बोनेट आयन उससे प्रिवेंशन करता है। फिर आता है ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। बेसिकली ये जो रहता है ये सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन को और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेसेस को। फिर जो चीफ और पेप्टिक सेल्स रहता है वो बेसिकली सिक्रीट करता है कासल इंट्रिंसिक फैक्टर को और HCl को, और जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर है वो बेसिकली हेल्पफुल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर। इसके अंदर एक और सेल्स होते हैं जो G सेल्स होते हैं, बेसिकली वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन को, और एक आर्जेनोटेफिन सेल्स होते हैं वो बेसिकली सेरोटोनिन रहते हैं। बेसिकली ये सेरोटोनिन सिक्रीट करते हैं और ये सेरोटोनिन रहता है वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर रहता है। अब इसके लिए अपन ने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले अपन इसके सेल्स के बारे में बात कर ले तो सेल्स के लिए ट्रिक बनाई है कैच मी इन गोवा। तो C से चीफ सेल्स, M से म्यूकस सेल्स, G से G सेल्स, O से ऑक्जेंटिक सेल्स और A से आर्जेंटोफिन सेल्स। और अपन ने इसके जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है इसके लिए भी ट्रिक बनाई है पेप्सी पी के। इसके गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए अपन ने बहुत शानदार ट्रिक बनाई है, यानी पेप्सी पी के लोग हैप्पी एंड चीयरफुल। P से पेप्सिनोजेन, P से प्रोरेनिन, L से लाइपेसेस, H से HCl और C से कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर।
HCl का रोल क्या होता है? HCl का बेसिकली रोल होता है कि ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम pH फॉर एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, सॉफन करता है फूड को, किल करता है जर्म्स को और एक्टिवेशन करता है इनएक्टिव एंजाइम्स का। गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर बेसिकली इनका कंपोजिशन होता है म्यूकस, बाइकार्बोनेट आयन, एंजाइम्स, HCl, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर और 98% वाटर होता है। इनका जो pH होता है बहुत ही हाईली एसिडिक होता है, 1.5 से 2.5 pH होता है इनका। जो इनकी क्वांटिटी रहती है वो भी 1 से 1.5 लीटर पर डे होती है। एक पेप्टिक अल्सर रहते हैं, यानी कि जो पेट के अंदर छाले हो जाते हैं उसको पेप्टिक अल्सर्स बोलते हैं, यानी ओपन बाउंड्स इन द स्टमक वाल। बेसिकली ये किस कारण होते हैं? अगर अपना म्यूकस डिक्रीज हो जाए, HCl इंक्रीज हो जाए या जो पाइलरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए किसी का। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये लगभग 6.1 मीटर लॉन्ग रहता है, यानी 20 फीट का रहता है। इनका जो डायमीटर रहता है वो नैरोवर रहता है, थिन रहते हैं और लॉन्ग रहते हैं। इनका बेसिकली फंक्शन होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड के अंदर। ये फर्दर 3 में डिवाइड होता है, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडिनम है वो बेसिकली स्मॉलेस्ट रहता है, वाइडेस्ट रहता है और मोस्ट फिक्स पार्ट रहता है, ये शी शेप का रहता है और यही रिसीव करता है पैनक्रियाटिक और बाइल डक्ट के सिक्रीशन को और ये मेन साइट होती है डाइजेशन के लिए। जेजुनम बेसिकली कॉइल्ड पार्ट रहता है, 12.5 मीटर लॉन्ग रहता है। बेसिकली ये साइट रहता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। इलियम बेसिकली लास्ट वाला पार्ट रहता है। ये जो इसकी ओपनिंग है वो गार्डेड होती है इलियोसिकल वॉल से और जो इलियम रहता है वो बेसिकली एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है विटामिन B12 के और बाइल सॉल्ट्स के। ठीक है, अब थोड़ी हिस्टोलॉजी की स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी की बात कर लें तो सीरोसा प्रेजेंट रहती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना प्रेजेंट रहती है और सब म्यूकोसा के भी ड्यूडिनम पार्ट में बर्नर्स ग्लैंड प्रेजेंट रहती है और म्यूकोसा के लेमिना प्रोपिनिया के पार्ट के अंदर पियर्स पैचेस प्रेजेंट रहते हैं इलियम के, जो कि एग्रीगेट होते हैं लिम्फोइड टिश्यू के। इनके जो म्यूकोसा रहता है वो बेसिकली इनके अंदर विलाय, माइक्रोविलाय और फोल्ड्स ऑफ कैलकरिंग्स रिप्रेजेंट रहते हैं, जो कि इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, यानी 600 टाइम्स बढ़ा देते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंदर 2 ग्लैंड आती है, एक बर्नर्स ग्लैंड होती है और एक क्रिप्स ऑफ लीवर कुन होता है। जो बर्नर्स ग्लैंड रहती है वो बेसिकली सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड की बनी रहती है। ये बेसिकली ओपन होती है क्रिप्स ऑफ लीवर कुन के अंदर। बेसिकली इसका जो सिक्रीशन रहता है वो म्यूकॉइड रहता है, एल्कलाइन रहता है और ये एंजाइमलेस सिक्रीशन करती है। जो क्रिप्स ऑफ लीवर कुन है बेसिकली ये म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रेट ग्लैंड रहती हैं ये और बेसिकली ये एम्बेडेड रहती है बिटवीन विलाय के बीच में। जैसे कि ये बर्नर्स ग्लैंड है और ये क्रिप्स ऑफ लीवर कुन है। जो बर्नर्स ग्लैंड है वो अपना सिक्रीशन पोर करती है क्रिप्स ऑफ लीवर कुन के अंदर। कितने टाइप से सिक्रीटरी सेल होते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुन के अंदर? गॉबलेट सेल्स होते हैं, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होते हैं, एंटेरोसाइट्स होते हैं और पैनेट सेल्स होते हैं। जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सेल्स होते हैं। जो एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होते हैं वो बेसिकली एंडोडर्मल सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं लोकल हार्मोन्स को और जो एंटेरोसाइट्स रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स को और जो पैनेट सेल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं लाइसोसोम्स को और डेफिनेसिन प्रोटीन को, जो कि एंटीबैक्टीरियल और फैगोसाइटिक सेल्स को प्रोड्यूस करता है। मेनली इनका फंक्शन मेनली ये फाउंड आउट होती है जेजुनम और इलियम के अंदर, पैनेट सेल्स। बेसिकली इंटेस्टाइनल जूस को अपन सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं। बेसिकली इनका जो सिक्रीशन बर्नर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लीवर कुन का सिक्रीशन मिलकर इंटेस्टाइनल जूस बनाता है। जो इनका pH रहता है वो बेसिकली अल्कलाइन रहता है, 7.6 से 8.8 के बीच में। इसके लिए अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्रीशन के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है। जो मेरा काइंड और कर्टिशियस बॉस है उनने मेरे को एक पेन दिया, वैल्यूबल पेन दिया, ठीक है। यानी माई वेरी काइंड एंड कर्टिशियस बॉस पेड फॉर अ वैल्यूबल पेन। तो M से माइक्रोविलाय, K से कैरिंग्स फोल्ड, C से क्रिप्स ऑफ लीवर कुन, B से बर्नर्स ग्लैंड, P से पियर्स पैचेस, V से विलाय एंड T से पैनेट सेल्स। लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली इनका जो डायमीटर रहता है वो वाइडर रहता है। इनकी जो लेंथ रहती है वो 1.5 मीटर रहती है। ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जो सीकम रहता है बेसिकली ये स्मॉल रहता है, ब्लाइंड सैक रहता है, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर रहता है एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो इलियम रहता है वो बेसिकली सीकम के अंदर ओपन होता है और जो ये गार्डेड बाय होता है इलियोसिकल वॉल से। ये बेसिकली लेस डेवलप्ड होता है ह्यूमन के अंदर और इसी से एक अटैच अपेंडिक्स होता है जो कि वेस्टिजियल लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो कि वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। कोलन फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक असेंडिंग कोलन होती है, ट्रांसवर्स कोलन होती है और डिसेंडिंग कोलन होती है, सिग्मोइड कोलन होती है। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का।
रेक्टम बेसिकली लास्ट डायलेटेड पार्ट रहता है, इसके अंदर जो स्टोर रहते हैं वो फीकस स्टोर रहते हैं टेम्परेली, और उसके बाद ये एनल कैनाल के थ्रू जाते हुए एनस में चले जाते हैं। फंक्शंस क्या रहता है कॉलन का, बेसिकली एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर का और कुछ मिनरल्स का अनडाइजेस्टेड फूड से। इनके अंदर इन कॉला बेसिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है जो कि सिंथेसिस करता है विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B1 एंड B2 को। एनस के अंदर दो स्पिंक्टर होते हैं, एक अपर इनवॉलंटरी स्पिंक्टर होता है और दूसरा लोअर वॉलंटरी स्पिंक्टर होता है। बेसिकली जो हीमोराइड्स या पाइल्स बोलते हैं, बेसिकली इनके अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है किसकी, रेक्टल वेन्स की स्वेलिंग हो जाती है, इस वजह से ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर हेल्प करते हैं। और डेफिकेशन यानी कि इजेक्शन आउट ऑफ फीकल मैटर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है अपनी बॉडी की, इसका जो वेट रहता है वो अराउंड 1.5 kg रहता है। जो इसकी पोजीशन रहती है वो अपर राइट पार्ट में रहती है, एब्डोमिनियल कैविटी के जस्ट बिलो डायफ्राम। ठीक है, इसके अंदर दो लोब्स होती है, एक राइट लोब होती है, दूसरी लेफ्ट लोब होती है। जो राइट लोब होती है वो 5/6 पार्ट कवर करती है और ये लार्जेस्ट रहती है। जो लेफ्ट लोब रहती है वो 1/6 पार्ट कवर करती है। राइट लोब फर्दर दो में डिवाइड रहती है, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब है उससे अटैच रहता है गॉल ब्लैडर। हेपेटिक लॉब्यूल बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की। इसका जो शेप रहता है वो हेक्सागोनल या पॉलीगोनल यूनिट रहता है। इनके अंदर हेपेटोसाइट्स रहते हैं जो कि अरेंज होते हैं रोज के अंदर और फॉर्म करते हैं हेपेटिक कोर्ड्स को। ये कवर्ड होता है ग्लिसन्स कैप्सूल से जो एक फाइब्रस कनेक्टिव शीट है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन का। जैसे ये अपन ने देखा जो ये एक हेक्सागोनल शेप हेपेटिक लॉब्यूल है, जो इसकी कवरिंग होती है वो ग्लिसन्स कैप्सूल की होती है। इसके अंदर जो ये हेपेटिक कॉर्ड्स है, इनके अंदर हेपेटोसाइट्स अरेंज्ड है और ये जो खाली स्पेस दिख रही है ये वाली, ये बेसिकली एक साइनोसाइडल स्पेस है। तो यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक पोर्टल ट्राइड बनाते हैं। पोर्टल ट्राइड के अंदर ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट और ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन भी मर्ज होती है, यानी ये तीन वेन का एक समूह होता है। साइनोसॉइड्स के अंदर कफर सेल्स होते हैं और फैट स्टोरेज सेल्स होते हैं। कफर सेल बेसिकली एक हिस्टोसाइट्स है और या फिर एक मैक्रोफेजेस है लीवर के। ये जो दोनों लोब है, ये जो दोनों लोब है राइट और लेफ्ट लोब, ये बेसिकली फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से कनेक्ट रहते हैं। लीवर के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं, ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, प्रोटीन्स और फैट्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। ये मेटाबॉलिज्म करता है फैट्स का, फिर ये मेटाबॉलिज्म करता है अमीनो एसिड्स का, ये कन्वर्जन करता है अमोनिया इनटू यूरिया, ये प्यूरिफिकेशन करता है ब्लड का बाय कफर सेल्स, ये सिंथेसिस करता है हेपेरिन का, प्लाज्मोप्रोटीन का और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का। ये बेसिकली स्टोर करता है विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12 को। ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन करता है और प्रोडक्शन करता है बाइल का, जो कि हेल्पफुल होते हैं फैट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। बाइल एक ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड रहता है जो कि फॉर्म्ड होता है हिपेटोसाइट्स के कारण। जो इनकी क्वांटिटी रहती है वो 500 से 800 या 800 से 1000 ml रहती है। जो इनका pH रहता है वो भी एक अल्कलाइन रहता है 8.2 से लेके 8.6। ये जो बाइल रहती है इनके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता, यानी एंजाइम लेस रहता है। इनका क्या कंपोजिशन रहता है, ये कंपोजिशन अपन देखते हैं। बाइल का जो वाटर रहता है वो 96 to 98% रहता है। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड रहती है अपनी बॉडी की, इसका जो वेट रहता है वो अराउंड 1.5 kg रहता है। जो इसकी पोजीशन रहती है वो अपर राइट पार्ट में रहती है, एब्डोमिनियल कैविटी के जस्ट बिलो डायफ्राम। ठीक है, इसके अंदर दो लोब्स होती हैं, एक राइट लोब होती है, दूसरी लेफ्ट लोब होती है। जो राइट लोब होती है वो 5/6 पार्ट कवर करती है और ये लार्जेस्ट रहती है। जो लेफ्ट लोब रहती है वो 1/6 पार्ट कवर करती है। राइट लोब फर्दर दो में डिवाइड रहती है, क्वाड्रेट लोब और कॉर्डेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब है उससे अटैच रहता है गॉल ब्लैडर। हेपेटिक लॉब्यूल्स बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की। इसका जो शेप रहता है वो हेक्सागोनल या पॉलीगोनल यूनिट रहता है। इनके अंदर हेपेटोसाइट्स रहते हैं जो कि अरेंज होते हैं रोज के अंदर और फॉर्म करते हैं हेपेटिक कोर्ड्स को। ये कवर्ड होता है ग्लिसन्स कैप्सूल से जो एक फाइब्रस कनेक्टिव शीट है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन का। ठीक है, जैसे ये अपन ने देखा जो ये एक हेक्सागोनल शेप हेपेटिक लॉब्यूल है, जो इसकी कवरिंग होती है वो ग्लिसन्स कैप्सूल की होती है। इसके अंदर जो ये हेपेटिक कॉर्ड्स है, इनके अंदर हेपेटोसाइट्स अरेंज्ड है और ये जो खाली स्पेस दिख रही है ये वाली,
ये बेसिकली एक साइनोसाइडल स्पेस है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक पोर्टल ट्राइड बनाते हैं। पोर्टल ट्राइड के अंदर ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट और ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन भी मर्ज होती है, यानी ये 3 वेन का एक समूह होता है। साइनोसॉइड्स के अंदर कफर सेल्स होते हैं और फैट स्टोरेज सेल्स होते हैं। कफर सेल बेसिकली एक हिस्टोसाइट्स है और या फिर एक मैक्रोफेजेस हैं लीवर के। ये जो दोनों लोब हैं, ये जो दोनों लोब हैं, राइट और लेफ्ट लोब, ये बेसिकली फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से कनेक्ट रहते हैं। लीवर के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं? ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, प्रोटीन्स और फैट्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर। ये मेटाबॉलिज्म करता है फैट्स का, फिर ये मेटाबॉलिज्म करता है अमीनो एसिड्स का, ये कन्वर्जन करता है अमोनिया इनटू यूरिया, ये प्योरिफिकेशन करता है ब्लड का बाय कफर सेल्स, ये सिंथेसिस करता है हेपेरिन का, प्लाज्मोप्रोटीन का और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का। ये बेसिकली स्टोर करता है विटामिन ए, डी, ई, के एंड विटामिन B12 को। ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन करता है और प्रोडक्शन करता है बाइल का, जो कि हेल्पफुल होते हैं फैट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। बाइल एक ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड रहता है जो कि फॉर्म्ड होता है हिपेटोसाइट्स के कारण। जो इनकी क्वांटिटी रहती है वो 500 से 800 या 800 से 1000 ml रहती है। जो इनका pH रहता है वो भी एक अल्कलाइन रहता है, 8.2 से लेके 8.6। ये जो बाइल रहती है इनके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता, यानी एंजाइम लेस रहते हैं। इनका क्या कंपोजिशन रहता है? ये कंपोजिशन अपन देखते हैं, बाइल का जो वाटर रहता है वो 96 to 98% रहता है। फिर बाइल एसिड्स रहते हैं, बाइल एसिड के अंदर कॉलिक एसिड रहते हैं, डीऑक्सीकॉलिक एसिड रहते हैं और चीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड रहते हैं। फिर बाइल सॉल्ट्स रहती हैं, बाइल सॉल्ट्स के अंदर इनऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स रहती हैं और ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स रहती हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट है और ऑर्गेनिक बाइल सॉल्ट्स के अंदर सोडियम ग्लाइकोकोलेट है और सोडियम टॉर्टोकोलेट है। फिर इनके अंदर बाइल पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। बेसिकली ये फॉर्म्ड होते हैं हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन के कारण। फिर इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स भी पाए जाते हैं। बेसिकली इन बाइल का फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड को जो स्टमक से आया हुआ है, मल्सिफिकेशन करता है फैट का, एक्टिवेशन करता है लाइपेजेस का और एब्जॉर्प्शन करवाता है फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स का। अब अपन थोड़ा बाइल पिगमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनते हैं ये बाइल पिगमेंट्स। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि ओल्ड आरबीसी जो रहते हैं वो ब्रोकन हुए कफर सेल्स के थ्रू, तो ये हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया और ये एंटर करा हेपेटोसाइट्स में। हेपेटोसाइट्स के अंदर ये ग्लोबिन पार्ट अलग हो गया और रीयूज होने के लिए ये वापस चला गया सिंथेसिस होने के लिए। हीम पार्ट बेसिकली फर्दर ऑक्सीजनेस हुआ, यानी इसका जो फेरिक वाला पार्ट है Fe2+ वाला वो बाहर निकला और बिलीवर्डिन बनाया जो एक ग्रीन कलर सब्सटेंस रहता है। फिर इसका रिडक्शन हुआ, ये बिलीरुबिन बनाया जो कि येलो कलर सब्सटेंस रहता है। फिर ये पार्शली जो बाइल जूस रहते हैं, पार्ट ऑफ बाइल जूस, ये फाइनली रीच करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर और इनके अंदर होता है बैक्टीरियल डिग्रेडेशन। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होने के बाद ये बनाते हैं यूरोबिलिनोजन, जो कि स्टेरोकोबिलिन और यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्टेरोकोबिलिन रहता है वो फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फीसेस और जो यूरोबिलिन रहता है वो फर्दर एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के अंदर। गॉल ब्लैडर एक बेसिकली पियर शेप का रहता है। ये पोस्टीरियरली अटैच रहता है क्वाड्रेंट लोब से लीवर के, जो कि राइट लोब के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये स्टोर करता है 30 to 50 ml और कंसंट्रेट करता है बाइल जूस को। और ये जो गॉल ब्लैडर रहता है उसकी डक्ट का नाम रहता है सिस्टिक डक्ट। और गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी भी रहती है, यानी उसको गॉल स्टोन्स कहते हैं, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन गॉल ब्लैडर। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर को अपन कोलियोसाइटोटेकोटॉमी कहते हैं। बेसिकली जो गॉल स्टोन्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देते हैं, तो इनके सीवियर कंडीशन में गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है थ्रू अ सर्जिकल मेथड। उस मेथड को अपन कोलियोसाइटोटेकोटॉमी कहते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ बाइल, कैसे बाइल जूस फ्लो करता है? सबसे पहले राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में आता है, फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट में आता है, फिर सिस्टिक डक्ट ज्वाइन होती है और कॉमन बाइल डक्ट बनाती है और ये फाइनली ओपन हो जाता है ड्यूडेनम के अंदर। पेनक्रियास बेसिकली एंडोडर्मल होता है ओरिजिन के अंदर। बेसिकली इसकी लोकेशन क्या होती है? ये प्रेजेंट रहता है, जो लूप बनाता है स्टोमक और ड्यूडेनम उनके बीच में ये प्रेजेंट रहता है। पेनक्रियास के 4 पार्ट्स रहते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ये बेसिकली एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, यानी ये बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में कैटेगरी में आते हैं ये।
बेसिकली पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट रहता है वो 98% रहता है और जो एंडोक्राइन पार्ट रहता है वो 2% रहता है। जो एक्सोक्राइन पार्ट रहता है उसकी जो यूनिट रहती है, फंक्शनल यूनिट, उसको एसाइने बोलते हैं। और बेसिकली जो इसका सिक्रीशन रहता है वो पैनक्रियाटिक जूस रहता है। इनकी दो टाइप की डक्ट्स होती हैं। पहली एक मेन पैनक्रियाटिक डक्ट रहती है जो कि ज्वाइन करती है बाइल डक्ट से टू फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। उस डक्ट का नाम रहता है डक्ट ऑफ विल्सन। और एक जो डक्ट रहती है वो फाइनली ओपन होती है, डायरेक्टली ओपन होती है ड्यूडिनम के अंदर, डायरेक्टली ओपन होता है ड्यूडिनम के अंदर, उसको एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं या फिर डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं। फिर जो इनका एंडोक्राइन पार्ट रहता है वो बेसिकली उसकी जो यूनिट और फंक्शनल यूनिट होती है उसको आइसोलेट ऑफ द लैंगरहंस बोलते हैं। इनके अंदर बेसिकली सिक्रीशन होते हैं हार्मोन्स का। 4 टाइप्स के सेल्स रहते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल्स। ठीक है, तो ये अपन कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं बेसिकली जो हार्मोन रिलीज करते हैं। जैसे अल्फा सेल्स बेसिकली ग्लूकाजन होता है यानी हाइपरग्लाइसेमिक होता है। जो बीटा सेल्स है बेसिकली वो इंसुलिन सीक्रेट हार्मोन करता है जो हाइपोग्लाइसेमिक होता है। जो एस सेल्स रहते हैं या डेल्टा सेल्स रहते हैं वो बेसिकली सोमेटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं। जो एफ सेल्स रहते हैं या गामा सेल्स रहते हैं वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। जो ग्लूकाजन रहता है बेसिकली वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर, जिस वजह से जो ब्लड का अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज आउट हो जाता है। और जो इंसुलिन रहता है वो बेसिकली ग्लूकोज को फर्दर वापस रिकन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, जो कि डिक्रीज करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को। जो डेल्टा सेल्स है वो बेसिकली रेगुलेट करते हैं अल्फा और बीटा सेल्स को, और जो एफ सेल्स है वो फर्दर रेगुलेट करते हैं उनके एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन दोनों पार्ट्स को। ये बेसिकली एक उसका एक लेआउट है डायग्राम का, जैसे ये एसाइन है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है और ये बीच के अंदर ये सारे चारों सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस बेसिकली क्वांटिटी कितनी रहती है इनकी, 1 से 1.5 लीटर पर डे रहती है। इनका पीएच बेसिकली अल्कलाइन रहता है। ठीक है, जो 8 के लगभग पीएच रहता है इनका। जो इनका कंपोजिशन रहता है वो 98% वाटर रहता है। इनके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जबकि जो बाइल जूस वाला रहता है उसके अंदर एंजाइम्स एब्सेंट रहते हैं। इनके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट रहती है। अब क्या रिलेशन है बिटवीन लीवर, पैनक्रियास एंड ड्यूडिनम, यानी इनकी जो डक्ट्स वगैरह कैसे क्या मैचअप होती हैं वो अपन थोड़ा देख लेते हैं। तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बन के मिलके बनाती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसके अंदर फर्दर जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, वो अटैच होती है और बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। इसके अंदर एक स्पिंक्टर रहता है इन दोनों के बीच में, वो रहता है स्पिंक्टर ऑफ द बॉयलर। इसके फर्दर पैनक्रियास से आती हुई डक्ट यानी डक्ट ऑफ विल्सन आके मिलती है और बनाती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन ड्यूडिनम में ओपन होने से पहले थोड़ा डायलेट होती है। उस डायलेट पार्ट को एम्प्यूला ऑफ वेटर कहते हैं और वो गार्ड होता है स्पिंक्टर ऑफ ओडाइस। डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर सबसे पहला जूस आता है अपना सलाइवा। सलाइवा का बेसिकली जो पीएच रहता है वो एसिडिक रहता है। क्वांटिटी 1 से 1.5 लीटर पर डे रहती है। सलाइवा के अंदर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम रहता है जो कि फर्दर जो अपने स्टार्च को है माल्टेज के अंदर कार्बोहाइड्रेट का वो करता है, डिग्रेडेशन करता है। और इसके अंदर क्लोरीन आयन प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक्टिवेटर के तरह एक्ट करते हैं, किसके, अमाइलेज के, अल्फा अमाइलेज के। फिर आता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस फर्दर बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। 1.5 से 2.5 पीएच रहता है इसका। इसकी क्वांटिटी लगभग 1 से 1.5 लीटर पर डे रहती है। बेसिकली ये इनके अंदर HCl सीक्रेट होता है जो एक्टिवेट करता है एंजाइम को। एंजाइम बहुत तरीके के होते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेजेस भी प्रेजेंट रहते हैं। यानी पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन रहता है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, यानी एंडोपेप्टिडेज रहता है, यानी ब्रेक डाउन करता है पेप्टिक बॉन्ड टू फॉर्म पेप्टेटोन्स एंड प्रोटीनोइज। ठीक है, और जो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज रहता है वो बेसिकली लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है। जो बाइल है, बाइल का जो पीएच रहता है वो अल्कलाइन रहता है स्लाइटली, यानी 8 के लगभग पीएच रहता है। इसकी जो क्वांटिटी रहती है वो 500 से 800 ml पर डे रहती है। जो बाइल सॉल्ट्स रहती हैं बेसिकली वो हेल्प आउट करती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट के अंदर। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का जो पीएच रहता है वो 8 यानी अल्कलाइन रहता है। इनकी क्वांटिटी 1 से 1.5 लीटर पर डे रहती है। इनके अंदर 6 टाइप्स के एंजाइम रहते हैं। कितने टाइप्स के एंजाइम रहते हैं? 6 टाइप्स के एंजाइम। पहला एंजाइम ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक स्टेप्सिन या लाइपेजेस या पैनक्रियाटिक अमाइलेज या न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक बनाई है पैनक्रियाटिक जूसेस के जो एंजाइम्स है उसको याद करने के लिए, ट्रेन से पब्लिक लेने आई नेताजी को, यानी गाड़ी वाड़ी से नहीं, ट्रेन से लेने आई, गाड़ी वाड़ी से नहीं, ट्रेन से लेने आई
पब्लिक नेताजी को। तो टी से ट्रिप्सिनोजन, सी से काइमोट्रिप्सिनोजन, पी से प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, एल से लाइपेजेस, ए से अमाइलेज और एन से न्यूक्लियस। इंटेस्टाइनल जूस का भी फर्दर जो पीएच रहता है वो 8 रहता है, यानी अल्कलाइन रहता है। इसकी क्वांटिटी भी 1.5 से 2 लीटर पर डे रहती है। इसके अंदर 10 तरीके के एंजाइम और एक एंजाइम एक्टिवेटर फाउंड आउट होता है, यानी एंटेरोकाइनेज। ये बेसिकली एक एंजाइम एक्टिवेटर है एंटेरोकाइनेज। इसके अंदर सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्सट्रेज, ये बेसिकली डाइसैकेराइड का फर्दर डिग्रेडेशन करते हैं। फिर अमीनोपेप्टिडेज, डाइपेप्टिडेज, ये जो फर्दर रहते हैं ये एक्सोपेप्टिडेज रहते हैं, यानी अमीनो एसिड्स का डिग्रेडेशन करते हैं। इंटेस्टाइनल लाइपेजेस, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। बेसिकली इसके लिए भी अपन ने बहुत अच्छी ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। जो अपना नाइट बल्ब रहता है वो डिम रहता है, लाइट अच्छी सोर्स का रहता है, जो कि इनफ नहीं रहती है, ना ही ड्यूरेबल रहती है, ना लॉन्ग लास्टिंग रहती है। यानी नाइट बल्ब इज अ डिम लाइट सोर्स, नॉट इनफ ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो एन से न्यूक्लियोटाइडेज, ए से अमीनोपेप्टिडेज, डी से डेक्सट्रेज, डी से डेक्सट्रेज, आई से आइसोमाल्टेज, एम से माल्टेज, एल से लैक्टेज, एल से सुक्रेज, एन से न्यूक्लियोसाइडेज, ई से एंटेरोकाइनेस, डी से डाइपेप्टिडेज, एल से लाइपेजेस। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन कैसा होता है फूड का अपने बॉडी के अंदर। सबसे पहले अपन बात करते हैं, 2 टाइप के डाइजेशन होते हैं, एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस होती है। इस दोनों के कारण डाइजेशन होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसा होता है बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है 80% वो बेसिकली सलाइवरी, अमाइलेज, क्लोरीन, यानी उसके अंदर ही हो जाता है। किसके अंदर? बकल कैविटी के अंदर 80%, जो कि माल्टेज, आइसोमाल्टेज, लिमिट डेक्सट्रेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च। और जो 70% स्टार्च का डाइजेशन है वो बेसिकली पैनक्रियाटिक अमाइलेज यानी ड्यूडिनम के अंदर हो जाता है। वो भी फर्दर कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टेज, आइसोमाल्टेज और लिमिट डेक्सट्रेज के अंदर। जो माल्टेज है वो फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है थ्रू माल्टेज, जो सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट रहता है। आइसोमाल्टेज फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ड्यू टू आइसोमाल्टेज। लिमिट डेक्सट्रेज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लिमिट डेक्सट्रेज के कारण, जो कि सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है ड्यू टू सुक्रेज। लैक्टोज फर्दर ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है ड्यू टू लैक्टेज। कोई भी सेल्यूलोज डाइजेशन ह्यूमन के अंदर नहीं होता है, क्योंकि ये इनके लिए जो डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। क्योंकि और फिर एक बात कर लेते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस की, जो एडल्ट के अंदर होती है ड्यू टू डिक्रीज इन लैक्टेज, जिस कारण वो प्रिफर्ड करते हैं कि वो दही खाएं ना कि दूध पिए। और जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी के अंदर। कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टमक के अंदर नहीं होता, ना ही ईसोफेगस के अंदर होता है। प्रोटीन का डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर और ईसोफेगस के अंदर नहीं होता है। ये स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर से। जो सीजीन रहता है जो अपना प्रोरेनिन के कारण परसेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, इससे कैल्शियम आके मिल जाता है। ये कैल्शियम परसेसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है और रिमेन हो जाता है स्टमक के अंदर लॉन्गर टाइम के लिए, और फर्दर इसका पेप्सिन के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है। इसको बोलते हैं अपन कर्डलिंग ऑफ मिल्क। जो रेनिन प्रेजेंट रहता है केवल और केवल चाइल्डहुड में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है, इस कारण रेनिन जो रहता है वो चाइल्डहुड में प्रेजेंट रहता है, और ये वेरी लिटिल प्रेजेंट रहता है या एब्सेंट ही रहता है एडल्टहुड में। जो फिर सीजीन का रहता है यानी मिल्क प्रोटीन का जो डिग्रेडेशन रहता है वो फर्दर पेप्सिन या काइमोट्रिप्सिन के कारण होता है। जो 50% प्रोटीन्स हैं उसका स्टमक के अंदर ही पेप्सिन के थ्रू डाइजेशन हो जाते हैं, यानी ये प्रोटीएज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो पेप्सिन है वो फर्दर ऑटो कैटालिटिक की तरह एक्ट करता है, यानी पेप्सिन का अगर एक बार इसको एक्टिवेट हो गया HCl के कारण, तो फिर फर्दर जो पेप्सिन के मॉलिक्यूल्स हो वो पेप्सिन को ही एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और पेप्सिन कैरेटिन प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, यानी जो अपने बालों में प्रोटीन मिलता है उसको पेप्सिन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। फिर फर्दर जो 50% जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो ड्यूडिनम के अंदर होता है, जो कि ड्यूडिनम के अंदर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट रहते हैं। ये भी फर्दर ऑटो कैटालिटिक रहते हैं। जो ट्रिप्सिन रहता है वो ऑटो कैटालिटिक रहता है, ये फर्दर डाइपेप्टोन्स और प्रोटीएज में कन्वर्ट कर देते हैं। जो प्रोटीएज और पेप्टोन्स हैं वो फर्दर अमाइनो पेप्टिडेज यानी जो सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट रहता है या प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज के कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेप्टाइड्स या फिर फ्री अमीनो एसिड्स में। डाइपेप्टाइड फर्दर डाइपेप्टिडेज के कारण अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट का कोई भी डाइजेशन बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होता, ना ही ईसोफेगस के अंदर होता है। ये केवल थोड़ा सा स्टार्ट होता है स्टमक के अंदर। केवल और केवल 1% फैट डाइजेस्ट होता है स्टमक के अंदर, वो भी गैस्ट्रिक लाइपेसिस के कारण।
अब हम बात करते हैं फैट इमल्सिफाइड कैसे होता है, यानी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसका इमल्सिफिकेशन होता है। वो इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है वो अपन पढ़ते हैं। तो जो फैट ग्लोब्यूल रहता है बहुत लार्ज रहता है, ये ड्यूडिनम के अंदर बाइल सॉल्ट्स के कारण ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी टूट जाता है। फिर फर्दर इंटेस्टाइनल लाइपेज या फिर पैनक्रेटिक लाइपेज के कारण ये डाइग्लाइसरेट और फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्री फैटी एसिड वापस लाइपेजेस के कारण मोनोग्लाइसराइड और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फर्दर लाइपेज इस पे एक्ट करता है और फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल बना लेता है। यानी जो फैट का डाइजेशन है वो लाइपेजेस के कारण होता है और ये कुछ स्टेप्स के अंदर होता है। जैसे ये स्टेप्स दिख रही है आपको, ये कुछ स्टेप्स के अंदर होता है। न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कैसे होता है? किसी भी न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन ना ही बक्कल कैविटी में होता है, ना ही इसोफेगस में होता है, ना ही स्टमक के अंदर होता है। ये केवल और केवल स्टार्ट होता है ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, जो डीएनए आरएनए रहता है वो बेसिकली पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस के कारण जो ड्यूडिनम के अंदर प्रेजेंट रहता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड फर्दर न्यूक्लियोटाइडेस के कारण न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो सकस एंट्रिकस में प्रेजेंट रहता है। और जो न्यूक्लियोसाइड है वो न्यूक्लियोसाइडेस के कारण जो सकस एंट्रिकस में प्रेजेंट रहता है वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसिस में टूट जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं अपन ने कैसे डाइजेस्ट होता है। अब अपन बात करते हैं कैसे एब्जॉर्ब होता है फूड को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन रहता है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज या मैनोज का वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कारण हो जाता है। जो फ्रक्टोज का और मैनोज का रहता है वो एब्जॉर्ब होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कारण। और जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो SGLT मेथड से भी हो जाता है, यानी सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसफर मेथड से भी हो जाता है। ये डायरेक्ट मेथड से होता है, यानी डायरेक्ट डिफ्यूजन से होता है। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यानी अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? मैक्सिमम अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम आयन। और कुछ अमीनो एसिड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कारण, यानी जो पैसिवली होता है उसके कारण भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं फैट्स का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, यानी मोनोग्लाइसराइड, फैटी एसिड्स और ग्लाइसिरॉल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। जो फैट्स रहते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के रहते हैं, यानी जो बाइल सॉल्ट्स के साथ और फॉस्फोलिपिड जो रहते हैं वो एम्फीफेथिलिक नेचर के रहते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों के रहते हैं। जो फैट्स प्लस बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड बनाते हैं मिसल्स, यानी एक मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो इंटर करता है एंटेरोसाइट्स के अंदर बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, जो अब ये रहता है जो बाइल सॉल्ट रहता है उसके अंदर सेपरेट आउट हो जाती है। सेपरेट आउट होने के बाद ये रिफॉर्म्ड होता है एंटेरोसाइट के अंदर ट्राइएसिलाइल ग्लाइसेल के फॉर्म में और काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन करता है। जो फर्दर जो काइलोमाइक्रोन है ये बेसिकली लिपोप्रोटीन पार्टिकल रहता है, इनके अंदर सब प्रेजेंट रहता है और एक ये कवर्ड होता है प्रोटीन लेयर के थ्रू। जो काइलोमाइक्रोन रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लैक्टियल्स के थ्रू इन विलाय और ये ट्रांसपोर्टेड करता है बाय लैक्टियल या लिम्फ कैपिलरी और रिलीज हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन में लिम्फ वेसल्स के थ्रू। वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय ऑस्मोसिस होता है, यानी पैसिवली होता है। कुछ अदर चीज़ों का भी एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे ओरल म्यूकोसा यानी कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी कुछ वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, एस्पिरिन, पैरासीटामोल का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूडिनम के अंदर आयरन और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। जेजुनम के अंदर साइट फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। जो इलियम रहता है उसके अंदर विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। जो कोलन रहता है उसके अंदर वाटर, कुछ मिनरल और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक अपना नॉर्मल सर्कुलेशन होता है, यानी हार्ट से आया सीधा ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन से वेन के थ्रू गया हार्ट के अंदर, ये अपना नॉर्मल सर्कुलेशन होता है। जबकि एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या रहता है, जैसे अपना जो ये आया हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ एक कनेक्शन बना लीवर के अंदर, अपने को कुछ इमल्सिफिकेशन के लिए पोर करना रहता है, तो इसके अंदर एक कनेक्शन बनता है, हेपेटिक पोर्टल डक्ट बोलते हैं उसको, हेपेटिक पोर्टल वेन बोलते हैं। तो ये जो डक्ट रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आता है और वेन के थ्रू वापस हार्ट के अंदर ले जाता है। इसी को अपन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ GID, यानी लोकल हार्मोन कौन कौन से प्रोड्यूस करता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यानी गैस्ट्रीन हार्मोन, ये बेसिकली सोर्स होता है इनका G सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये इनका जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो स्टमक रहता है। बेसिकली इनका जो फंक्शन रहता है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाना। सेकेंड हार्मोन रहता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कि ड्यूडिनम में सिक्रीट होता है और जो इसका टारगेट ऑर्गन रहता है वो स्टमक रहता है। बेसिकली ये डिक्रीज करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मोबिलिटी को। फिर
डुओक्रेनिन। डुओक्रेनिन बेसिकली डुओडेनम इसका सोर्स होता है और डुओडेनम इसका टारगेट ऑर्गन होता है। बेसिकली ये स्टिमुलेट करता है बर्नर्स ग्लैंड को टू सीक्रेट मोर एंड रिच बाइकार्बोनेट आयंस। एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन इसका सोर्स रहता है और स्मॉल इंटेस्टाइन ही इसका टारगेट ऑर्गन रहता है। बेसिकली ये स्टिमुलेट करता है क्लिफ्स ऑफ लीवर गुन को ताकि और सकस एंटेरिकस और एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। और बेसिकली सिक्रीटिन बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन रहता है। ये बेसिकली फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी है। जो इसका सोर्स रहता है बेसिकली वो ड्यूडेनम रहता है और जो इसका टारगेट ऑर्गन रहता है वो पैनक्रियास और लीवर और स्टमक रहता है। बेसिकली ये बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रीशन बढ़ाता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, बाइल जूस को इंक्रीज करता है और गैस्ट्रिक मोबिलिटी को डिक्रीज करता है। अब अपन ने सारे हार्मोन्स तो पढ़ लिया, अब इसकी थोड़ी ट्रिक भी पढ़ ली जाए। यानी जो गर्ल अच्छी लड़कियां होती है वो डिसेंट होती है, एलिगेंट होती है और जो उनका कैरेक्टर होता है बहुत ही स्ट्रांग रहता है। यानी गुड गर्ल्स आर डिसेंट, एलिगेंट विद स्ट्रांग कैरेक्टर। जी से गैस्ट्रीन, जी से गैस्ट्रीन इनहिबिटरी पेप्टाइड और डी से डिओक्रेनिन और ई से एंटेरोक्रेनिन, एस से सिक्रीटिन और सी से CKPL। अब कुछ डिसऑर्डर्स की चर्चा कर ली जाए। सबसे पहला डिसऑर्डर होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस यानी इसके अंदर जो लीवर रहता है वो अफेक्ट हो जाता है और ये इनका जो डिपोजिशन है बाइल पिगमेंट का वो होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से येलोइश कलरेशन आ जाता है स्किन और आईज के ऊपर। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग बेसिकली जो इंजेक्शन होता है स्टमक के अंदर का जो कंटेंट रहता है उसका इंजेक्शन होना माउथ के थ्रू, उसी को अपन वॉमिटिंग बोलते हैं। जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है ब्रेन का। ये बेसिकली फीलिंग ऑफ नॉजिया भी होता है यानी उल्टी जैसा लगना। डायरिया, डायरिया बेसिकली लिक्विड डिस्चार्ज होता है अपने फीसेस का, ठीक है, ड्यू टू और क्योंकि इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी बोवल मूवमेंट की वो बढ़ जाती है और जो डिक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड का। कॉन्स्टिपेशन यानी बोवल मूवमेंट इरेगुलर हो जाती है जिस कारण रिटेंशन आ जाता है फीसेस के अंदर, ठीक है। और इनडाइजेशन यानी कि इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है जिस वजह से फीलिंग ऑफ फीसिसनेस लगती है, ठीक है, यानी वो फीसिस ना उतरने की फीलिंग आती है। इसका कॉज होता है डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड। सो थैंक यू गाइस, आज अपन ने एक और चैप्टर समाप्त कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए।